अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाजरीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लिया है और इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 76 अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी हैं। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में मुस्लिम लीग नून की 44 मखसूस नशिस्तें बहाल हुई हैं। मुल्क भर की बात करें तो JUI की 13, पीपल्स पार्टी 14 और MQM की 1 मखसूस नशिस्त बहाल हो चुकी है। IPP, काफ लीग, ANP और PTIP की एक नशिस्त बहाल हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम है। सवाल ये होगा कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि एक इजलास हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहे अमल अभी तक का तो ये है कि हम 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का ऐलान करने वाले हैं। तो क्या प्लान उन्होंने किया है, इस तहरीक का कितना फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्या मुहर्रिकात इसके हो सकते हैं, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, कल जुडिशल कमीशन ने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर की अगर हम बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में वो सीनियोरिटी पर 15वें नंबर पर मौजूद थे, जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं। जजिस सीनियोरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर बहुत से सवालात उठ गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को उन्होंने खत लिख दिया है। खत में क्या कहा गया है और आखिर आइन के आर्टिकल 200 का जो हवाला दिया गया है वो जजिस की तैनाती के हवाले से क्या कहता है, पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार हो चुका है। ट्रंप ने यह दावा किया है, ये दावा कितना दुरुस्त है, क्या इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वाग़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। हमने अगले लाहे अमल की बात करनी थी। आपसे कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर और दीगर भी मौजूद थे, उनकी बातें भी आपने सुन ली हैं। लेकिन उससे पहले अब जबकि मखसूस नशिस्तें हम देख रहे हैं कि हुक्मरान जमातों को मिल चुकी हैं, हुक्मरान जमातें और मजबूत हो चुकी हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से कुछ मंजूर होने जा रहा है? जी बिल्कुल, इसकी तो यहाँ पर बाज़गश तो बड़े अरसे से थी और इसी फैसले का इंतज़ार भी था कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, और मुतवक्का भी था कि क्या फ़ैसला होगा, जिसकी बुनियाद पर जो कानून साजी है, 27वीं तरमीम की जो बात की जा रही है, उसमें बहुत सारी जो कानूनी जो खामियां रह गई थी 26वीं तरमीम में वो दूर की जाएंगी। इस वक्त जो पार्लियामेंट में पोजीशन है, अब तो हुकूमत जो है उसके लिए 2/3 अक्सरियत बड़ी आसान हो गई है। 26वीं तरमीम के मौके पे हमने देखा था कि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने नाकू चने छपवाए थे, अब उनकी यकीनी तौर पर वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो अब ओवरऑल जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास अक्सरियत मौजूद है। और फिर जिस तरह से पंछी जो उड़ के जो तहरीक इंसाफ के वो हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद तो यकीनी तौर पर हुकूमत की जो अपनी सादा अक्सरियत है, यानी कि जो नून लीग की सिंगल पार्टी अक्सरियत है, वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि अब पहले वो बैसाखी थी हुकूमत को रखने के लिए पीपल्स पार्टी, लेकिन अगर जिस तरह की सादा अक्सरियत हुकूमत को मिल गई है तो अब उनको पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी उनके ऊपर उस तरह से नहीं होगा। ये सिर्फ 2/3 अक्सरियत में जब उनको ज़रूरत होगी तो पीपल्स पार्टी को वो बातचीत का हिस्सा बनेंगे। ये तो एक जो करंट सिचुएशन है। फिर दूसरी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो तहरीक इंसाफ की, इसमें जो एक अलमिया है जो हम हमेशा से देखते आए हैं कि एक तरफ जो उनका इजलास हुआ उसमें मुशावरत हुई कि बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। जैसे असीर रहनुमाओं ने उनकी कल एक लेटर लिखा था जो आज डिस्कस भी हुआ, लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अली अमीन गंडापुर ने हाईजैक किया और फिर एक ऐसी इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर इदारा को, फौज को
हुकूमत को चैलेंज करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिससे अगर आप कोई हालात बेहतर होने की भी कोई उम्मीद होती, वो एक बार फिर जो है वो इस तरह के मामला, इस तरह के रवैयों से जो है ना उस पर जो है मसाइल पैदा होता है। यही तरीके से आपका सबसे बड़ा अलमिया है कि वो एक तरफ बातचीत की बात करते हो और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल और टेम्पो बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से मामला फिर खराब हो जाते हैं। वागा साहब से पूछ लेते हैं, वागा साहब से ये पूछना चाहूंगी, वागा साहब ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर साहब की, अगर टू बी स्पेसिफिक हम बात करें, इंटेंशनली करते हैं या उनसे हो जाता है? देखें, असल में इस वक्त ये तमाम लीडरान इस वक्त इस हद तक पहुंच गए हैं, मैं ये समझता हूं कि इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जज्बाती होकर वो ये सारा कुछ कहना शुरू कर देते हैं। अगरचे ये बिल्कुल गलत है जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं और कर रहे हैं, और अगर उनका ये ख्याल है कि इस तरह हालात ठीक हो जाएंगे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं बिल्कुल क्लियर एक बात बता सकता हूँ, हम तो प्रोडिक्शन कर सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं, जी। अपनी राय दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सिवाय इंतज़ार करने के, सब्र करने के या मुज़ाकरात के ज़रिए कोई छोटी मोटी एक रियायत लेने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी आज ही जो कुछ हुआ है, जिस तरह नशिस्तें मिली हैं दूसरी पार्टियों को, मखसूस नशिस्तें, पाकिस्तान की तारीख की ये पहली मिसाल है। आप सारे लोगों को पता है कि मखसूस नशिस्तें कैसे मिलती थी। देखिए, किसी पार्टी के जितने अरकान असेंबली ज़्यादा होते थे उसी तनासिब से उनको मखसूस नशिस्तें मिलती थी। दूसरे मानों में पब्लिक ने जितने ज़्यादा वोट उस पार्टी को दिए होते थे उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट होती थी। लेकिन वो नशिस्तें जो अदालतों के फैसलों के जरिए मिले, आप देखें इनमें कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, ज़मीर किस तरह मुतमिन होंगे। अगर तो हैं, वो समझते हैं कि ये ठीक है तो भाई फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह के फैसलों से अगर असेंबलियों में तनासुब ही बदल जाए, यानी 2/3 मेजॉरिटी आ जाए और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के मौके मिल जाएं और वो इतनी ताकतवर पार्टियां हो जाएं, किस बेस पे? सिर्फ अदालतों के फैसले पर। ये चाहे पीटीआई के हक में हो चाहे किसी और पार्टी के हक में हो। मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं है कि ये शायद इस वक्त पीटीआई के खिलाफ है, ठीक है। अगर उनके हक में भी होता तो अदालतों के जरिए मखसूस नशिस्तें लेना, मेरा नहीं ख्याल कि एक जमहूरी मुल्क के लिए, जमहूरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत एक अजीब बात है। फिर अगर हम पार्लियामेंट की खूबसूरती की बात करें, पार्लियामेंट के हम बात करें कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन होती है, फिर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होते हैं, जमाती होती हैं, कोई भी बिल आता है तो उसके लिए हमें वेट होता है कि अच्छा इस बिल को मंजूर किया जाएगा या नहीं। अगर हुकूमत के पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी, हुकूमत इतनी ज़्यादा मुस्तहकम होगी, आपसे खाकवानी साहब मैं सवाल करना चाहूँगी, तो फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या रह जाएगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, अगर वो कहते भी हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आखिर क्यों हुकूमत उनसे बात करेगी जब उनको पता है कि हमारी तो मेजॉरिटी है, हम 2/3 मेजॉरिटी भी रखते हैं, हम कोई भी कानून पास भी करवा सकते हैं, तो फिर क्यों बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये तो एक पहलू है इंस्टीट्यूशन का, ये जो खराब और बदतरीन सी और बहुत अफसोसनाक सूरत सामने आई है, उसका एक पहलू है। लेकिन असल अहम पहलू ये है कि अवाम के मैंडेट की, अवाम की वोटों की तौहीन है। आप ये समझ लें, केपी में खासतौर पर वो बहुत अच्छी मिसाल है कि वहाँ पे JUI को अवाम ने उसे मैंडेट के काबिल नहीं समझा। उसे थोड़ी नशिस्तें दी, बहुत कम नशिस्तें, लेकिन जितनी नशिस्तें उसने लोगों से हासिल की वोट लेकर, उससे ज्यादा नशिस्तें उनको मखसूस नशिस्तों में इस बंदरबान नतीजे मिल गई। तो ये एक ज्यादती है लोगों को। यानी आप देखें ना, अवाम ने वोट डाला PTI के पंजाब में, कोई अच्छी खासी तादाद यहाँ पे लोगों की जीती जिनको PTI के हमारे जाब्ता उम्मीदवारों को उन्होंने वोट डाले। अब वो जो एक ओवरऑल जो पार्लियामेंट है उसमें जो अवामी मैंडेट है, बाकी जो चलो फॉर्म 45-47 को एक तरफ अलग रख लें, जितने लोग मौजूद इलेक्टेड हैं अब उनके हिसाब से रफ्तूस उनको देने के बजाय नून लीग को मिल रही है, PS पार्टी को मिल रही है, JUI को मिल रही है। ये एक बड़ी ज्यादती है। यानी अब अवामी मैंडेट में पार्लियामेंट तो खड़ी होती है अवाम पे ना, अवाम के मैंडेट पे, तो ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और एक और इसके पहलू तो उससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है, वो ये है कि आईनी अदालत से हर फैसला पहले से ही मुतवक्को है, बल्कि यकीनी है। यानी बड़ी से बड़ी
शर्त लगाई जा सकती है किसी भी अहम केस पर कि वो हुकूमत के हक में फैसला होगा। आप जितनी मर्जी शर्त लगा दें, अपने घर बार की जायदाद सारे एसेट सब कुछ दाव पे लगा दें और 100% आप जीते। अब हम सबको पता था, अच्छी तरह पता था, हर एक बंदा जानता था मखसूस नशिस्तों का फैसला क्या होगा। हर एक जानता था कि वो जो सिविल ट्रायल वाला, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला फैसला क्या होगा। जस्टिस हमीदुद्दीन खान साहब फाजिल जो जज हैं हमारे, हम उनका एहतराम करते हैं, हर जज का एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आईनी अदालत के तमाम फैसले बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। बहुत हद तक ऐसा इतना नहीं होता था, और वो कभी ये 26 तरमीम के बाद तो पहले ही बहुत कुछ उलट पुलट हो गई है। नजरसानी में वो जज सुन रहे हैं जो उसके इसका हिस्सा ही नहीं थे, ऐसे कभी नहीं होता था। अदालतों की 150 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी। तो बहुत कुछ पहली दफा, अभी वाघा साहब ने कहा कि पहली दफा ऐसे हुआ, नजरी ये पहली दफा ऐसे हुआ है, बहुत कुछ पहली दफा हो रहा है। मतलब ये भी पहली दफा ही हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो अभी हमने खुद जिक्र किया 15 में 16 नंबर पर जो जज जी सर, ये हमारा दूसरा टॉपिक यही है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आदिल साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस की हम बात करें, एक ऑप्शन ये है कि सब्र कर लें, दूसरा ऑप्शन वो जो उन्होंने दे दिया है कि 9-10 मुहर्रम के बाद वो तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मुज़ाकरात कर लें। लेकिन अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो क्या दूसरी तरफ से आपको लगता है कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जबकि अब उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है मुज़ाकरात करने की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, ना एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त ज़रूरत है। जो पॉपुलरिटी जो तहरीक इंसाफ जो पहले क्लेम करती थी, अब वो दूसरी तरफ उस पाक इंडिया जंग के बाद जो है उसमें काफ़ी पलड़ा भारी हो गया। जी, हुकूमत जो है मखसूस नशिस्तों के बाद वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब यकीनी तौर पर जो एक फरीक है इस मुज़ाकरात का, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने अपना बहुत वक्त जो है वो ज़ाया किया है, जिसकी वजह से अब जो चीज़ें हैं उनके हाथ से निकल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुकी है। और आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें इस बात को तस्लीम भी उन्होंने किया है कि हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब बातचीत उसी तनाजुर में होनी चाहिए कि हुकूमत से किस तरह से बातचीत की जाए। जहाँ तक वाघा साहब बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, देखें ये आइन और कानून और जो इलेक्शन एक्ट है उसका हिस्सा है कि अगर कोई बात सीटें बच जाएं और किसी जमात क्लेम ना कर सके तो वो बाकी में तकसीम होती है, और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है। इसका जवाब किसने पेश किया? इसका जवाब तहरीक इंसाफ ने खुद पेश किया। उन्होंने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। जब आपका आइन और कानून कहता है कि आपने शमूलियत उस जमात में करनी है जिसकी पार्लियामेंट के अंदर एक नशिस्त भी होती तो उसको जो है वो ये सारा क्रेडिट उसको मिल सकता था। उन्होंने अपनी पार्टी को डिस्क्रेडिट अपने फैसलों की वजह से किया। तो इसलिए हमें सारा कुछ मलबा जो है वो अदालतों के ऊपर या किसी और के ऊपर डालने के चाहिए, बजाय तहरीक इंसाफ को भी इस मामले का जिम्मेदार समझना चाहिए कि उनके गलत फैसलों का नतीजा है कि आज बाकी हुकूमत जो एक जिसकी पास मुकम्मल अक्सरियत नहीं थी, आज वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उनके पास एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब सूरत हाल जहां तक उनके पास ऑप्शंस की हैं, यहां पर जो आज बात हो रही है वो ये हो रही है कि केपी की तरफ से हमेशा जब भी एहतजाज की कॉल आती है, तहरीक इंसाफ केपी की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स आता है। पंजाब मुकम्मल तौर पर खामोश है, और इस वक्त चूंकि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो इस मखसूस नशिस्तों के बाद उनके पास मजीद अक्सरियत आ गई है, तो इस वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत है। तो ये आज बातें सारी हो चुकी है। ठीक है आदिल साहब, यानी आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। वाघा साहब, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेलेक्ट किया जा रहा था, उसमें शमूलियत इख्तियार की जा रही थी, तो नहीं पता था कि पार्टी को हम इस तरह से डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि क्या PTI के अंदर लॉ मेकर्स या कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले लोग नहीं हैं? बहुत बड़े बड़े वकला, आईनी माहिरीन वहाँ मौजूद हैं। मुझे तो वैसे तो हंसी आती है कि अभी जो कुछ आदिल साहब कह रहे थे, अगर वहाँ उनकी एक नशिस्त भी होती ना तो फिर भी कोई ना कोई ऐसा उसमें रखना डाल दिया जाता, कोई ना कोई ऐसा लकूना निकाल लेते कि किसी तरह से PTI को ये नशिस्तें ना मिले। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की तारीख में ये तरमीम याद रखी जाएगी जिसने अदलिया का
जिसने पूरी मुल्क के जमहूरी निज़ाम को हिला के रख दिया, उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जजेस आए। फिर उसके बाद ये जितनी अमेंडमेंट्स, जो बाकी इसके जो समरात हैं, वो पूरी कौम के सामने है। जाहिर है वो जो 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, उनको जो जो इससे चाहिए थे, फल चाहिए था, वो फल उनको मिल रहा है। भाई उसी फल के जरिए ही पीटीआई को बाहर निकाल दिया गया और ये जवाब बना दिया गया कि जी वो चूंकि उनकी कोई नशिस्त नहीं थी, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, ये था वो। तो और इतनी ज़्यादा, अच्छा ऐसे भी तो अदालतें हैं ना जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया है। फिर क्या उनको आइन का नहीं पता? उन जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता? उनको लॉ का नहीं पता? देखिए ये सारी बातें जो है ना, ये अब इस वक्त वो लोग कर रहे हैं। जाहिर है जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया जी कि ये उनको मिलनी चाहिए, भाई दे दें। लेकिन आज मैंने पहले भी कहा था, फैसले वो होते हैं जो लोगों के दिलों के फैसले हों। अदालतों के फैसले वो होते हैं जिनको अवाम माने। जब अवाम मानेगी ना इसको, तो फिर पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। यानी आपके ख्याल में जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये सारा जो फसाद है ये वहाँ से शुरू होता है। खाकवानी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर एक हमला है। जब हम इक़्तिदार में अगर वापस आएंगे तो हम इसको वापस जब तक नहीं करेंगे, अदलिया कैद ही रहेगी। आपको लगता है कि अगर साहिब इक़्तिदार कोई और होगा तो फिर हमें कुछ मज़ीद तरामीम नज़र आएंगी या इसको रिवर्ट किया जाएगा? देखिए, जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, आईनी तरमीम कोई आसान काम तो है नहीं। कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत, सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत। जब पीटीआई आए, उसको कौमी असम्बली का अगर इलेक्शन हो तो उसे जीतने भी दिया जाए, न जीतने जाए, जो हालात हैं उसमें तो वो बेचारे कहाँ से आने हैं। तो वो तो खैर अपनी बात है। लेकिन अदलिया पर हमला, यकीनन हमला क्या है, कामयाब हमला, जिसके नतीजे में अदलिया में बड़ा डेंट डाला गया, पूछा कि नहीं। मतलब आप देखें ना, हमेशा पिछले 28 साल से, कितने सालों से सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता था, 26वीं तरमीम में ये खत्म कर दिया गया और वो अपनी एक यानी जिनको नहीं बनाना था उनको नहीं बनाया गया, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी। और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, जिस तरह किया गया जुडिशल कमीशन में भी सुप्रीम कोर्ट को तो उनके जो चीफ जस्टिस और जज साहबान इख्तियारात कम ही हुए ना। तो वो अदलिया को और वो आईनी अदालत बन के सबसे बड़ा जो मसला है, वो जिन जजों को वो जो था कि उनको लगता था कि हमारे खिलाफ फैसला होगा। देखिए, ये तो कोई भी हुकूमत हो ना, आज ये हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत है, तो अगर उनको लगे कि जजेस की अपनी एक जुरिस्प्रूडेंस होती है पूरी दुनिया में, जज अपने लॉ पॉइंट्स, उनके मखसूस उनका एक स्टाइल होता है, कुछ लोग बात चीजों को अहमियत देते हैं, वो एक उसकी वो एक मारूफ बात होती है, वैसे गलत बात नहीं होती। ये नहीं कि जजेस की अपनी पोजीशन सियासी है। खाकवानी साहब शॉर्ट आंसर दीजिएगा, आप तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, दीवार से लगा, दीवार में चुन दिया गया। बेसिकली तो तहरीक इंसाफ को दीवार में चुन दिया गया। तहरीक इंसाफ एहतिजाजी तहरीक चला के पब्लिक को अगर इकट्ठी कर लेती है तो एक अलग बात है, लेकिन ये बज़ाहिर तो खुद बहुत मुश्किल टास्क है। तो जिस बंदे को दीवार में, जिस पार्टी को दीवार में चुन दिया गया, उस पर क्या ऑप्शन हो सकती है? ऑप्शन ये होनी चाहिए कि दीवार में चुना नहीं जाना चाहिए। बहरहाल एक जमहूरियत है, एक बड़ी पार्टी है और उसको नाकर्दा गुनाहों की। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तारीख ये भी गवाह है कि जब एक बार साहिब इक़्तिदार का इक़्तिदार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर उसकी कमज़ोरी की जानिब भी सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि एक पहिए की तरह ये सर्कल चलता है, जो ऊपर है पार्ट उसको नीचे आना ही आना है। देखते हैं आने वाला वक्त जो है वो सियासी तौर पर किस जानिब, किस समत की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जजेस सीनियरिटी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जजेस सीनियरिटी का ये मामला है और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर कुछ सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने ख़त लिखा है और कहा है कि सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में ख़ुद सीनियरिटी तय की है। ख़त के मतन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है और जो आइन का आर्टिकल 200 है उसका भी हवाला दिया गया है। आदिल साहब, अगर हम बात करें जस्टिस सरफराज डोगर की तो बड़े सवालात उठ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वो सीनियरिटी में 15वें नंबर पे थे, अब वो शिफ्ट हो गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त भी लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत ने उजलत में ये फ़ैसला किया है, मुशावरत के बगैर ये फ़ैसला किया है। क्या कहेंगे आप?
देखिए जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके तीन बड़े फ्रीक है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक अदलिया है और तीसरी हुकूमत है। माजी के हम देखें तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर हमेशा फैसले किए जिसकी वजह से बहुत सारे वज़रा आज़म को हुकूमतें गिराई गई, वज़रा आज़म को घर भेजा गया, उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साइड पर है और अदलिया एक साइड पर है। जो 18वीं तरमीम जिस टाइम आई थी उस टाइम इफ्तिखार चौधरी ने गन पॉइंट के ऊपर 19वीं तरमीम करवाई थी, जिसके बाद मुल्क के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो देखने को मिला था। वो फिर जस्टिस सजाद चौधरी से आप देखें, फिर साकिब निसार की अदालतें देखें, फिर बंदयाल की अदालतें देखें, वो ये तीनों आप में जस्टिस चीफ जस्टिस की मिसाल दे रहा हूँ जिसमें जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो हमें नजर आया और यकीनी तौर पर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। अब सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ हो चुकी है। अब जो 26वीं तरमीम आई है यकीनी तौर पर उसमें इख्तियार जो है वो अदलिया से जो है हुकूमत के पास चले गए और उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है। तो जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हवाला है या जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का हवाला है, देखिए मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं आर्टिकल 200 की, जिसका मतलब यह है कि आपने जब जजेस की तकर्री या ट्रांसफर करना है उस वक्त मशावरत की वो बात हो रही है। इस फैसले के अंदर जो आईनी अदालत ने दिया है उसने रिबाउंड बैक किया था ये फैसला प्रेसिडेंट को सीनियरिटी का कि आप तय करें कि इसकी सीनियरिटी किस तरह से होगी, और प्रेसिडेंट ने उस फैसले की रोशनी में जो है वो सीनियरिटी तय कर दी और डोगर साहब को जो है वो सीनियर जज करार दे दिया, जिसकी बुनियाद पर उनको बाद में जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो अभी तो देखें इसमें जो भी इसका जो भी अपील का जो भी फैसला होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पर फैसला मौजूद है जिसकी बुनियाद पर सदर ने सीनियरिटी जो है वो फिक्स की और उसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ, असल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस जो है वो जुड़े हुए हैं और जजेस अगर मंसूर अली शाह सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फोकस रख के ये बात करते हैं तो ये एक अंदाजा होता है कि हमारे जजेस जो है वो पॉलिटिकली माइंडसेट रखते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वागिद साहब, आदिल साहब ने एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साइड पे है, अदलिया एक साइड पे है। आपको लगता है कि अदलिया एक साइड पे है या अदलिया को इन दोनों ने मिलकर हाईजैक कर लिया? तीनों ही एक पेज पर हैं। अच्छा, बिल्कुल अदलिया अलहदा नहीं है। अदलिया की जो एक मेजॉरिटी, जो एक मखसूस लोग हैं, जजेस जो बड़े हैं, वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के 100% साथ हैं और एक पेज पर है। नो डाउट उनमें एक हिस्सा ऐसा है जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह है और भी कुछ जजेस हैं जो अपना इख्तलाफ राय रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कौम ये सोचे कि जजेस की जो तकर्री है वो कैसे होती है, कितना बड़ा ओहदा है हाई कोर्ट के जज की तकर्री, जिसका हुक्म इतना बड़ा हुक्म होता है कि मेरा ख्याल है एक दरो दीवार हिल जाती है। जो सजाए मौत एक दफ़ा दे दे तो बंदा हैंग हो जाता है। इससे बड़ी और क्या बात, इसके अलावा भी बड़े बड़े फैसले। बात यह है कि एक शख्स जो पहले चैम्बर में आज बैठा हुआ बतौर वकील एक केस लड़ रहा है, अगले ही दिन उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसको एलिवेट नहीं, उसको जज नामजद कर दिया गया है। कोई किसी किस्म का रिटन टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि जी कोई 10-12 साल की शर्त है जी कि उनकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन सारा पिक एंड चूज है, सारा सिलेक्शन के जरिए लोगों को। उस मुल्क की अदलिया का क्या हाल होगा? अब भी जैसे आदिल साहब कह रहे हैं, जिनके फैसले सदर पाकिस्तान करेंगे, वजीर आजम करेंगे, फिर अदलिया के निज़ाम को भाई अलहदा रखें ना, उनको इनके ऊपर हावी ना होने दें, सियासतदानों को और गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को। अगर वो हावी होंगे तो फिर फैसलों पे इतराज तो होगा। अच्छा, फैसले हाँ, ख्वानी साहब की तरफ जाना चाहूंगी, लेकिन आदिल साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। जी आदिल साहब। मैं बात ये कर रहा हूं कि इससे पहले अब जो निज़ाम बदला है, इससे इस आपके निज़ाम में और पहले के निज़ाम में कितना का फ़र्क था। पहले चैम्बर से जो है वो जजेस आते थे, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जो है वो अपने चैम्बर से या किसी और चैम्बर से जो है वो जो डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक जो है वो जजेस का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे लेके आते थे, ताकि आने वाले दिनों में कंटिन्यूटी रहे उनके सिस्टम की, उनकी सोच की। तो ये निज़ाम तो पहले से ही गलत चला आ रहा है। 18वीं 19वीं
19वीं तरमीम के बाद से जुडिशियल एक्टिविज्म आया था, उसके बाद से ये सूरत-ए-हाल इस तरह दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने आदिल साहब हरगिज ये नहीं कह रहा कि अब निज़ाम ये सारा गलत हो रहा है, खराब हो रहा है। मैं तो जजेस की तकर्री से शुरू हुआ हूं कि आप देखें, जब आप पहली ईंट ही गलत लगाते हैं तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं? चलें खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खाकवानी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये निज़ाम शुरू से ही गलत चलता आ रहा है या अब वाकई गलत हुआ है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें ऐसी हुई हैं, आप किस तरह से इसको रीड करेंगे? देखिए, जो बुनियादी सवाल आपने पहले पूछा ना, आपका सवाल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने हक में जो बातें की, मैं तो बिल्कुल 100% समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने दुरुस्त बिल्कुल पॉइंट उठाए हैं, बिल्कुल सही सवाल है। और कि जब एक इंटरकोर्ट अपील हो चुकी है तो फिर ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत आ गई प्रेसिडेंट को कि फौरी तौर पर उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना रहे हैं? इंटरकोर्ट अपील हो गई है तो फिर इंटरकोर्ट अपील का फैसला आ जाने देना ना। क्या मकाम के तौर पर वो काम कर ही रहे थे, चंद दिनों में उसका आ जाता फैसला। तो उजलत से, और वो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाया कि चीफ जस्टिस के साथ इनको मुशावरत करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कि मेरे ख्याल कानूनी लॉ पॉइंट के हवाले से बिल्कुल ठीक बात की। और ये कहना कि जस्टिस मंसूर अली शाह का पॉलिटिकल पोजीशन है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ ज्यादती है। इसलिए ऐसी ज्यादती है, जस्टिस मंसूर अली शाह ही थे जिन्होंने उस वक्त जब काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस था, मंसूर अली शाह बड़ी जुर्रत से उस वक्त खड़े रहे जस्टिस काजी फायद ईसा को, और जस्टिस काजी फायद ईसा शायद उस बच ना पाते उस रेफरेंस से अगर मंसूर अली शाह जुर्रत से और दलेरी से उस मुकाबला कर दे। और एक ऐसा जज है जिन्हें अपने सिर्फ एक असूली मौके वजह से अपनी चीफ जस्टिस ही कुर्बान कर दी। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब आज होते, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों पे जो भी इनको जो लगता था कि ठीक है हम दुरुस्त फैसले किए, तो ये तारीख में उनका नाम आते, तारीख साज उन्होंने फैसले किरदार है मंसूर अली शाह का। और ये लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रह गए, हम सब जानते हैं लाहौर के जर्नलिस्ट भी कि वो कितने अपराइट और कितने मजबूत जज थे। और इस वक्त जो अब मैं आपको बताता चलूं, पंजाब में जो सिविल जजों का इम्तिहान है वो बहुत अच्छे और आला मियार पे हो रहा है, उसका सिर्फ क्रेडिट मंसूर अली शाह को जाता है। जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक बहुत अच्छे लेवल का जुडिशियल एग्जाम बनाया जिसमें दी सिविल जजेस का पूरा उनके लॉ के प्रॉपर पेपर जो है सब चीजें हैं, तो बहुत सारी और भी रिफॉर्म उन्होंने। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और लेकिन जो लीगल पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे दोनों साथी, दोनों भाई, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट, हमारे दोस्तों ने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक पार्ट है। भाई एस्टेब्लिशमेंट तो इससे इनकार ही है, वो तो कहती है हम तो पार्ट है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारा तो बात ही ना करे, हमारा तो सियासत में ऐसा ही नहीं है। तो पहले एस्टेब्लिशमेंट से ही बात मनवा लेने कि वो भी एक पार्ट है ना। वो तो कहते हैं हमारे को ताल्लुक ही नहीं, हम तो साइड में बैठे हैं। तो इसका मतलब तो ये फिर हुकूमत ही एक फ्रीक है, वो तो सिर्फ अपोजिशन फ्रीक है। तो जबकि असल एक्चुअल हकीकत तो ज़ाहिर है हम सब जानते ही हैं। लेकिन ये भी तो एक बड़ी जाती की बात है ना कि आदिल साहब आप इस पे क्या कहेंगे? और इसके अलावा ये कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो हम देखते हैं कि इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन अब अदलिया में अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस में भी बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अदालतों में फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। पसंद नापसंद या सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर फैसले नहीं किए जाने चाहिए। हम देखते रहे माजी में दर्जनों फैसले ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का प्रेशर के ऊपर जो है हुए हैं। जैसे वागा साहब कह रहे थे कि आवाम के दिलों के मुताबिक, आवाम के दिलों के मुताबिक कोई फैसला नहीं हो सकता। मुल्क में आइन भी है और कानून भी है। जो भी जज फैसला करे वो आइन और कानून के मुताबिक करे, चाहे वो किसी के हक में हो चाहे किसी के खिलाफ हो। मसला वहां पे खड़ा होता है जब आपकी पर्सनल पसंद नापसंद जो है वो उसमें शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल खराब होती है। मैं जैसे पहले कह रहा था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जब 19वीं तरमीम गन पॉइंट पर करवाई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप तरमीम नहीं करेंगे तो हम 18वीं तरमीम जो है वो फारिग कर देंगे, जिसकी बुनियाद पर 19वीं तरमीम हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब अदलिया के अंदर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने में आया था। साकिब निसार की कोर्ट में जब ब्यूरोक्रेसी पेश होती थी तो कलमे पढ़ के वो पढ़ रहे होते थे, जिस किस्म की बेइज्जती का सामना जो है वो साकिब निसार की अदालत के अंदर करना पड़ता था। कितने फैसले ऐसे हैं जो जिनको जो रीराइट किया गया है, जिसमें कानून 62-63 के हवाले से आप देख लें, एक तरफ आप 62-63 पर एक पार्टी के सरबराह को कुर्बान कर रहे हैं और दूसरी तरफ 62-63 पर एक पार्टी को आप बचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पसंद नापसंद पे जो फैसले हैं वो नहीं होने चाहिए। पसंद नापसंद पे फैसले नहीं होने चाहिए। वागा साहब, तो क्या आपको लगता है कि इस मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? इस मुल्क के अंदर सिविल जज बनना बहुत मुश्किल और हाई कोर्ट का जज बनना, नामजद होना
आसान तरीन काम है। कोई इम्तहान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और सिविल जज और जो एडिशनल सेशन जजेस जब भर्ती होते हैं वो पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, उनके इतने सख्त टेस्ट होते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि हाई कोर्ट के जज का क्या लेवल है और एक सिविल जज का क्या लेवल है। जिस मुल्क के अंदर अदलिया के बड़े बड़े जजेस खुद इंसाफ की तलाश में हों और अपनी सीनियोरिटी के लिए अपने हाई अप्स के पास और कमीशंस के पास दरखास्तें दे रहे हों, तो मुझे बताइए उस मुल्क की अदलिया का क्या हाल होगा। हम उनके फैसलों की क्रेडिबिलिटी क्या समझेंगे अगर वो खुद ही उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। अपनी ही अदालतों, अपने ही फैसले, अपने ही जो कुलीग्स हैं जो उनके साथ बैठने वाले, उन्हीं में ही इतना इख्तिलाफ है। अभी जो हाल ही में फैसला आया है 6 और 7, आप देखें एक जज का फर्क था, उस पर भी कितनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। 2 जज नहीं थे, इतने दस्तखत होने चाहिए थे। यानी इतना बड़ा फैसला जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी और हुकूमत बदल दी, जो इस वक्त पार्टी पोजीशन बदल दी, वो फैसला ही इतना कंफ्यूज्ड और उसके अंदर उस पर इतनी उंगलियां उठ रही हैं। आप मुझे बताइए फिर हुकूमत कैसे खड़ी होगी इस चीज पे। बिल्कुल खाकवानी साहब, अगर जजेस के फैसलों में इतनी कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं और जजेस के आपसी इख्तिलाफात इतने ज्यादा, तो फिर आम आवाम का क्या हाल होगा यहाँ पे? वो अदलिया से क्या उम्मीद रखें? देखिए मेरा ख्याल है कि हमें साफ सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात है कि जजों के आपसी इख्तिलाफात नहीं है। सच्ची बात यह है कि हमारी जो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं वो असरअंदाज होती हैं और ग्रुप बनाती हैं। हुकूमतें भी ग्रुप बनाती हैं, ग्रुपिंग बनाती है, और वो जजों के इख्तिलाफ बिल्कुल सही कहा आपने, झगड़े बिल्कुल खाकवानी साहब सही कह रहे हैं। देखिए बात ये मकसूद नशिस्तों में एक फैसला आया, उसको नहीं माना गया ना, उसको अमल दरामद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, सबको उसकी सपोर्ट थी, निगरान हुकूमत किसी, उसका अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये जो फैसला है फौरन अमल दरामद हो गया, क्योंकि ये कुछ लोगों को सूट करता था, मुख्तलिफ कुव्वतों को सूट करता था, वो सूट नहीं करता था। तो ईमानदारी की बात तो यही है ना, क्या आपसे इख्तिलाफ होने जजों के आपस में। बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि जो जज, मैं तो उसको रिस्पेक्ट देखता हूँ कि जो जजेस अगर खड़े होते हैं एक ताकतवर कुव्वतों के मुकाबले में भी खड़े होते हैं। मैं जस्टिस काजी फैज का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा, उनके रेफरेंस के खिलाफ मैंने बहुत लिखा कि उन्होंने जुर्रत से काम लिया और उसका स्टैंड लिया उन्होंने। वो जो जनरल फैज हमीद ने जो कुछ सारा कुछ किया उस पर काजी फैज साहब मजलूम थे और गलत उनके साथ हुए। लेकिन बदकिस्मती है कि जब चीफ जस्टिस बने उन्होंने भी ऐसे जालमाना फैसले किए हैं, मतलब इलेक्शन निशान छीने जाने का फैसला एक जुल्म था, ज्यादती थी, और वो गलतियां करवाई गई हैं पीटीआई से उसको। तो मतलब अब उसको ऑप्शन दी, इतनी बुरी और बदतरीन ऑप्शन थी, क्या करते हो? जो उनको समझ आई उन्होंने अपने तौर पे करने की कोशिश की। अब आज वो उनके खिलाफ यही जजेस है सुप्रीम कोर्ट के ना, यही फाजिल जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस में से। ठीक है, यानी वो फैसले जो साहिब इक़्तिदार को सूट करते हैं वो फौरी तौर पे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, और जो सूट नहीं करते उनको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। नाज़रीन ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आते हैं तो गज़ा की सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्राएली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि फ़ौज को ये हुक्म दिया गया है कि खुराक के इंतज़ार में जो लोग मौजूद होते हैं, जो खड़े होते हैं, उन पर आप बेदरेक गोलियां चला दें। लेकिन ट्रंप ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 60 रोज़ में जंग बंदी हो जाएगी। इसराइल गज़ा में जो जंग बंदी है वो 60 रोज़ में हतमी शक्ल की तरफ जाएगी और ये मुतवक्किल है। आदिल साहब, आपको लगता है कि ट्रंप का ये दावा और जिस तरह की वो शख्सियत हैं जो किसी भी वक्त यू टर्न ले लेते हैं, बड़े टाइम से हम सुन रहे हैं कि अब जंग बंदी होगी इनके दरमियान, आपको लगता है कि मामला सेटलमेंट की तरफ, जंग बंदी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, जंगबंदी यकीनी तौर पर उन जो यरगमाली है उनसे मशरूत की है ट्रंप ने, और अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से मशरूत कर दें तो फिर उसमें तो इम्कान नहीं होता कि ये बातचीत शुरू भी हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर हमने हमास ने एक ऐसा जवाब पेश किया इसराइल को वहाँ पर हमला करके, उस वक्त तो बड़ी पजीराई मिली थी कि हमास ने शायद बहुत बड़ा कारनामा किया, लेकिन उसके बाद एक इसराइल को जो जवाब मिला और जिस तरह से कत्ल व गारत की गई फ़लस्तीन के अंदर, जिस तरह से फ़लस्तीनियों की जो है वो हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, उसके बाद अब यकीनी तौर पर, और फिर जिस तरह से हमास की क़यादत जो है वो अपनी शहीद हुई है, उसके बाद तो अब हमास में इतनी सख्त नहीं है। अब हमास ये कहता है कि जो है वो ऐसा मायदा हो जिसमें इसराइल का इनखला हो
फ़लस्तीनी इलाकों से, तो वो तो मुमकिन नजर नहीं आता। अब तो सारे मामला जो है वो इसराइल के हाथ में है और उसको सपोर्ट हासिल है अमेरिका की। तो अब तो जो भी फैसला होगा, जिस तरह का भी फैसला होगा, इंटरनेशनल कोई प्रेशर उनके ऊपर है नहीं, तो वो अमेरिका और इसराइल की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला होगा। वाक़ई साहब, इस्राईली वज़ीर आज़म की मुलाकात भी होने जा रही है 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप से। फिर ये जंगबंदी की बात, फिर जो उन्होंने शर्त रख दी है कि ये रमालियों को रिहा किया जाए, हमास कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी शर्तें रख दी हैं। मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें, ज़ाहिर है जो कुछ भी करना है इन हालात में वो ट्रंप के हाथों में है। वो मैंने पहले भी कहा था, एक मदारी और जगलर की तरह काम कर रहा है। कभी वो कुछ कहता है और एकदम वो अपनी बात से बदल जाता है। भाई कभी तो वो कहता है कि हम इतने, अब जैसे उन्होंने कहा जी 60 रोज़ के अंदर जंग बंदी की तरफ हम जाएंगे, तो 60 रोज़ क्यों? Why 60 days? यानी क्या मजीद 60 दिन वहाँ इंसानों का कत्लो गारत होगी और मजीद लोगों को ये गैर संजीदगी शो करता है ना खाकवानी साहब, ये बात है, गैर संजीदगी भी शो करता है। आखिर पूरी दुनिया खामोश क्यों है फ़लस्तीन के मामले पर? देखिए, ये तो बहुत ही अफसोसनाक, सारा कुछ इतना पिछले 2 साल से ज्यादा ही हो गया है। इतना जुल्म हो रहा है हर जगह पे और बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। हालांकि अब तो लग रहा था कि गाजा में जो सूरत-हाल उस तरह की नहीं है, कोई मिलिटेंट मूवमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो लग तो सच्ची बात है, कुछ बेबसी का, शदीद बेबसी का एहसास होता है, फ्रस्ट्रेशन का एहसास होता है हम सब लोगों को कि इतना जुल्म कैसे हो रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, वहाँ पे इस पर मुजाहरे हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक अनफॉर्चुनेटली जो वो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे और खामोश तमाशाई की तरह ये नज़ारा देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।